हेलो वेंक्शन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। गाइज आप सभी ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं ये एफ भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गाइज आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो गाइज लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन युंगसी उसे बहुत टॉर्चर करती थी। और कल के पार्ट में हमने ये भी देखा कि एम्परर हंगवांगजुन मेन हाउस को विजिट करने के लिए आने वाला था, इसीलिए युंगसी ने विंग के खाने में नींद की दवा मिलाई थी और इसी वजह से विंग को मेन हाउस जाने में देर हो गई। और एम्परर वांगजी विंग की एंजेलिक वॉइस से मस्मराइज हो गया। उसे विंग की आवाज बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसे उस पर प्यार आने लगा था, इसीलिए एम्परर वांगजी ने विंग को अपने पास बैठने की पनिशमेंट दी थी। और इसीलिए विंग अपनी पनिशमेंट पूरा करने के लिए एम्परर वांगजी के पास बैठ गया। तो गाइज इसके आगे क्या होता है आज हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। वो किंग जो हमेशा शांत रहता है, लेकिन वो केवल अपने स्टेट के सीरियस मैटर के बारे में ही बात करता है और ऐसी प्रॉब्लम जो अपने प्रीशियस क्यू स्टेट को प्रॉब्लम में या डेंजरस में डाल सकती है, वो सिर्फ ऐसे ही प्रॉब्लम के बारे में दूसरों से डिस्कशन करता है। वांगजी ने पहले ही कई अदर स्टेट पर अपनी विजय हासिल कर ली थी। किसी ने भी एम्परर वांगजी के खिलाफ जाने की हिम्मत की, वो सब लोग फेल हो गए। अदर स्टेट के राजाओं ने एम्पीरियर को सिंहासन से हटाने का प्लान भी बनाया, लेकिन वो सब इसमें नाकामयाब रहे। इसीलिए उन्होंने क्यू स्टेट से शांति संधि बनाई। क्यू स्टेट के हरम में अदर स्टेट से लाई गई कई राजकुमारियां हैं। एम्परर वांगजी के सभी मंत्रियों ने ऐसा सोचा कि एम्परर उन सभी में से एक को अपनी इम्प्रेस चुनेगा, लेकिन अगर किसी ने शादी या रानी के बारे में एम्परर से बात की तो एम्परर तुरंत अपनी सभा को खारिज कर देता है। इसी वजह से अब कोई वांगजी से उसकी शादी या रानी के बारे में नहीं पूछता। मिनिस्टर जिन, आज मैं आपकी लेट वाइफ के एनिवर्सरी के कारण यहाँ आया था। मैंने सुना है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी और सब लोग उसकी बहुत तारीफ भी करते थे। और आज मैं इस अवसर में अपनी इम्प्रेस सिलेक्ट करने के बारे में बात करना चाहता हूँ। वांगजी ने सीधे विंग की ओर देखते हुए कहा, जो इस समय अपने उंगलियों से खेल रहा है और नीचे देख रहा है, और विंग ने परोसे गए खानों में से कुछ भी नहीं छुआ। एम्परर की बात सुनकर मनोर में से सभी लोग हैरान रह गए और एम्परर के डार्क गार्ड जो चुपके से एम्परर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो भी ये बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि इससे पहले अगर कोई भी शादी या इम्प्रेस के बारे में बात करने की हिम्मत करता है तो एक तो उसका गला काट दिया जाएगा, वरना उसे क्यू स्टेट से बाहर किया जाएगा। और आज खुद एम्परर ही शादी के बारे में बात कर रहा है और इसी वजह से सब लोग बहुत हैरान रह गए थे। युवर मैजेस्टी, मैं हमारे ग्रेट क्यू स्टेट के एम्प्रेस के सिलेक्शन के बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करूँगा। माय लॉर्ड, आप ही है जो इस डिसीजन को ले सकते हैं, मिनिस्टर जिन ने झुकते हुए कहा, और हमें उसकी आवाज में साफ डर महसूस हो सकता है। ठीक है मिनिस्टर जिन, तो कल हम कोर्ट में इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, वांगजी ने खड़े होते हुए कहा। वांगजी के खड़े होते ही कमरे में और कमरे के बाहर सभी लोगों ने अपने घुटने टेक दिए और उन्होंने एम्परर को फेयरवेल किया। वांगजी कैरेज में जाने ही वाला था, तभी वो रुक गया और उसने एक इशारा किया, जिसकी वजह से छुपे हुए डार्क गार्ड तुरंत बाहर आ गए और उन्होंने वांगजी को बो किया। प्राइम मिनिस्टर जिनगोंगयाओ का बेटा विंग, उस पर नजर रखो और उसकी सभी डेली एक्टिविटी की खबर मुझे देते रहो और अपने फ्यूचर की होने वाली क्यू स्टेट की एम्प्रेस को प्रोटेक्ट करो, वांगजी ने उन डार्क गार्ड से कहा। एम्परर के ऑर्डर सुनकर सभी डार्क गार्ड ने एक टोन में कहा और अपना सिर हिलाया और अपना काम शुरू करने के लिए तुरंत वहां से गायब हो गए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के मनोर के अंदर, पिताजी ये मेरी गलती थी, मैं देर से उठ गया, इसी वजह से मुझे इवेंट में आने के लिए लेट हो गया और आपका ये बेटा पनिशमेंट का हकदार है, विंग ने अपने घुटने टेकते हुए कहा। ये व्यू देखकर सभी सर्वेंट आपस में बात करने लगे। वो सभी विंग से बहुत नफरत करते हैं।
फिर भी विंग उन सभी से बहुत अच्छे से बिहेव करता है। वेननिंग के पास पहले से ही इतना काफी था। उसका मास्टर शांत और अच्छा बिहेव करना कब बंद करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि इसमें उसके मास्टर की कोई भी गलती नहीं है। ये सब किया धरा युंगसिका था, जिसने विंग को नींद की दवा मिलाकर खाना दिया था। अगर उस दवा का डोज ज्यादा हो गया होता तो उसके मास्टर की जान भी खतरे में पड़ सकती थी और सभी लोग ये सोचते कि उन्होंने सुसाइड किया है। वेननिंग कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग ने उसे इशारा किया और उसे कुछ भी ना बोलने के लिए कह दिया। हस्बैंड, देखो आपके बेटे ने फिर से एक बार हमें शर्मिंदा कर दिया और उसे वार्निंग के रूप में कोई तो पनिशमेंट देनी ही चाहिए। मैडम हुआ कियानगू ने अपने फैमिली की रिपुटेशन बचाने का ड्रामा करते हुए कहा, लेकिन असल में वो सिर्फ विंग को दर्द में और पेन को सफर करते हुए देखना चाहती है। हुआ, आप इस मैटर को अच्छे से संभाल सकते हैं। तुमको जैसा लगता है वैसा करो। जिन गोंगियों ने उस प्लेस को छोड़ते हुए कहा। उस मनोर के अंदर वेननिंग के अलावा हर कोई खुश था, जो लोग विंग को सफर करते हुए देखना चाहते थे। अब विंग को पनिशमेंट दी जाएगी, ये सोचकर वो सब लोग बहुत खुश थे। वेननिंग को पता है कि उसके मास्टर के साथ कुछ तो गलत होने वाला है। हर कोई विंग को चोट पहुंचाता रहता है, लेकिन फिर भी विंग सबसे अच्छे से बात करता है। गार्ड्स, विंग को पनिशमेंट रूम में ले जाओ और उसे 50 कोड़े दिए जाए। विंग की सौतेली माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआ कियानगू बहुत खुश है, क्योंकि अब वो विंग को दर्द में देखने वाली है और उसे विंग को दर्द में देखना बहुत पसंद है। हुआ कियानगू विंग के माँ से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि विंग की माँ बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मिनिस्टर जिन विंग के माँ से बहुत प्यार करता था। और वो जब प्रेग्नेंट हो गई और उसे एक लड़का हुआ और हुआ कियानगू को एक लड़की, और मिस्टर जिन लड़के के लिए बहुत खुश था। वो अपने बेटे और वाइफ की अच्छे से केयर करता था और ये सब देखते हुए हुआ कियानगू को बहुत जलन होती थी और इसी वजह से हुआ कियानगू विंग के माँ से नफरत करती थी। उसकी नफरत उसके दिमाग में इस तरह से छा गई कि उसने विंग की माँ को जहर देकर मार डाला और उसके बाद वो मेन कॉन्सेप्ट बन गई। अब पनिशमेंट हॉल में, जहाँ वेननिंग अपने मास्टर की केयर करने में बिजी था, जो पहले से ही 5th स्ट्रोक पर बेहोश हो गया। विंग के बेहोश हो जाने के बाद भी वो गार्ड्स नहीं रुके और पनिशमेंट पूरी होने के बाद उन्होंने बेहोश विंग को लेकर हवेली से बाहर फेंक दिया। विंग की आंखें बंद थी, लेकिन पेन इतना ज्यादा होने के कारण विंग के बंद आंखों से भी आंसू आने लगे। वेननिंग ने अपने मास्टर को केयरफुली अपने पीठ पर कैरी कर लिया, ताकि विंग की पीठ में और चोट ना लगे। विंग के रोब्स भी पीछे से फट गए थे। उसकी पीठ पर कोड़ों के बहुत गहरे कट्स लगे हुए थे और उसके रोब्स खून से लथपथ थे। मास्टर, आप सच में बहुत ही हल्के हैं। आपको और ज्यादा खाने की जरूरत है। वेननिंग ने विंग को कैरी करते हुए और कॉटेज की ओर दौड़ते हुए कहा। कॉटेज के बाहर उसने फिजिशियन को खड़ा देखा। बिना ये जाने कि फिजिशियन को अभी किसने भेजा, उसने तुरंत उस फिजिशियन को अंदर ले लिया, क्योंकि उसके मास्टर को अभी इमरजेंसी ट्रीट करने की जरूरत है, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। फिजिशियन ने उस कट को साफ किया और उन पर मरहम लगाया, जिसकी वजह से विंग बेहोशी की हालत में भी कराहने लगा। फिजिशियन ने वेननिंग को कुछ दवाइयाँ दे दी, जिसे उबालकर विंग को देना था। ये दवा कमजोरी, सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन और पेन किलर का काम करेगी और जिससे विंग जल्द ही रिकवर हो जाएगा। डॉक्टर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपके इस एहसान को कैसे चुकाऊं, लेकिन मैं अपने मास्टर की ओर से आपका शुक्रिया करता हूँ। वेननिंग ने झुकते हुए कहा, क्योंकि उसे पता है कि मेन हाउस से कोई भी अपने मास्टर की हेल्प करने के लिए कभी भी नहीं आएगा। मेन हाउस के फिजिशियन ने कभी भी विंग का इलाज नहीं किया और इसी वजह से विंग बचपन से ही हमेशा कमजोर रहा है। ऐसा कोई स्पेशल पर्सन है जिन्होंने मुझे आपके मास्टर को ट्रीट करने के लिए कहा था। तुम चिंता मत करो, उनके घाव 15 या 20 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैंने जो तुमको दवा दी है, शायद ही लोगों ने उसे ली है, क्योंकि रिच फैमिली भी इस दवा को अफोर्ड नहीं कर सकते।
ये दवा मामूली दवा नहीं है, फिजिशियन ने कहा और वहाँ से चला गया। फिजिशियन के जाने के बाद वेन्निंग ने अपने मास्टर की ओर देखा। आई एम सॉरी मास्टर, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके ठीक हो जाने के बाद हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और वहाँ एक नया जीवन स्टार्ट करेंगे और वहाँ आपको कोई भी चोट पहुँचाने के लिए नहीं होगा, वेन्निंग ने कहा और बाहर चला गया। उसने अपने मास्टर के लिए दवा को उबालकर तैयार करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो कुछ न्यूट्रिशियस फूड खरीदने के लिए बाजार चला गया, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस फूड खाकर विंग जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसे स्ट्रॉन्ग होने की भी बहुत जरूरत है। वेन्निंग ने अपने मन में सोचा और बाजार की ओर जाना शुरू कर दिया और वो इस बात से बेखबर था कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। यहाँ एम्पेरियल पैलेस में योर मैजेस्टी, एम्पेरियल फिजिशियन ने पहले से ही विंग के घाव को ट्रीट कर दिया है और उन्होंने दवा भी दी है और अब वो अपने कॉटेज में आराम कर रहे हैं। एम्परर के स्टडी रूम में एक डार्क गार्ड ने वांग जी से कहा, और उसके सर्वेंट वेन्निंग के बारे में क्या? वांग जी ने पूछा, क्योंकि वांग जी आज बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी स्पेशल पर्सन को किसी ने चोट पहुंचाने की हिम्मत की है और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और वांग जी ने ही विंग के घाव को ट्रीट करने के लिए एम्पेरियल फिजिशियन को वहाँ भेजा था। योर मैजेस्टी, मैंने उसे आखिरी बार अपने मास्टर के लिए कुछ न्यूट्रिशियस फूड लेने के लिए बाजार जाते हुए देखा था, लेकिन अब तक वो अपने कॉटेज में लौट चुका होगा। डार्क गार्ड ने कहा, ठीक है, तुम अब जा सकते हो और उन दोनों पर नजर रखो और खासकर विंग को प्रोटेक्ट करो, वांग जी ने कहा और सोने के लिए एक कंकुबाइन के रूम में चला गया। उसके पास बहुत सारी कंकुबाइन्स है, लेकिन वो हमेशा उनके पास नहीं जाता। केवल जब वो बहुत परेशान और तनाव में होता है तभी वो कंकुबाइन के रूम में जाता है और वो आज अपने बिलो की वजह से बहुत तनाव में है। विंग, तुम मेरा इंतजार करो, मैं कुछ दिनों में आपसे मिलने के लिए आऊँगा, वांग जी ने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा। 4 दिन बाद, भगवान का शुक्र है कि आप जाग गए मास्टर, वेन्निंग ने अपने मास्टर की ओर देखते हुए कहा, जो अपनी पलकें झपका रहा था और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो अब कहाँ है। मैं कहाँ हूँ, विंग ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो तुरंत दर्द से कराह उठा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पेट के बल लेट गया। मास्टर, क्या आप ठीक है? आपको हिलना नहीं चाहिए वरना आपके घाव खुल जाएंगे। मास्टर, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, वेन्निंग ने अपने मास्टर के बेड के पास घुटने टेकते हुए कहा। उठो वेन्निंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसा मत करो और मुझे मास्टर भी मत कहो। पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरी बहुत देखभाल की है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। विंग ने अपना हाथ बढ़ाकर वेन्निंग के सिर को सहलाते हुए कहा, मास्टर, आपकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। एक बहुत अच्छे आदमी का शुक्रिया जिसने टाइम पर एक फिजिशियन को यहाँ भेजा था और उन्होंने ही आपके घाव का इलाज कर दिया था, वेन्निंग ने कहा। वेन्निंग, वो कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? क्या उसने आपको बताया कि वो कौन था? विंग ने बिना रुके सवाल पूछना शुरू कर दिया। मास्टर, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे ऐसा कहा कि एक पर्सन है और आप उसके लिए बहुत स्पेशल है, वेन्निंग ने कहा। वेन्निंग, अगली बार आपको उन लोगों से केयरफुल रहना चाहिए जिन्हें आप नहीं जानते। कुछ लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सच में मैं उस पर्सन का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे जैसी बेकार की हेल्प की, विंग ने उदास महसूस करते हुए कहा। वो ये कैसे चाहेगा कि ऐसा कोई पर्सन हो, कोई जो उसे एक दोस्त के रूप में उसके साथ बिहेव करेगा और नॉर्मल पर्सन की तरह उससे बात करेगा, और कोई ऐसा पर्सन जो उसकी केयर करता है और उसकी पसंद या नापसंद का ख्याल रखता हो, और यदि आप पेन में हो तो वो भी आपका पेन महसूस कर सके और वो आपको आराम देने की कोशिश कर सके, और सिचुएशन चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, वो हमेशा आपके लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन इस दुनिया में मुझे अपनी माँ और वेन्निंग के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला।
जो मुझे अपना सब कुछ समझ ले। विंग ने अपने मन में सोचा। ये सोचने के बाद विंग को अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है। फ्लैशबैक। माँ, आप हमेशा क्यों मुस्कुराती हो? छोटे विंग ने अपने सबसे प्यारी माँ के लिए एक पोएम लिखते हुए पूछा। बेटा, क्योंकि हमें हमेशा उन छोटे छोटे चीजों की सराहना करना चाहिए जो हमें खुश करती हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन कैसी है, और हमें किसी भी सिचुएशन में हमेशा मुस्कुराना चाहिए। विंग बेटा, मेरी बात याद रखना, कभी भी उन लोगों के साथ बुरा मत करना जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं या आपसे नफरत करते हैं। बस उन्हें माफ कर देना और हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुराना आपको इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल पर्सन बना देता है। विंग की माँ ने कहा। यस मॉम, विंग हमेशा खुश रहेगा, छोटे विंग ने कहा। क्या विंग को ये सब याद रहेगा जो माँ ने कहा है? और आप सेफ भी रहना और आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या कहा? विंग की माँ ने पहाड़ियों से कलेक्ट की गई जड़ी बूटियों को अलग अलग करते हुए कहा। विंग ने अपनी गिनती शुरू कर दी और उसके बाद वो कहने लगा। माँ ने कहा है कि कभी भी अपना वेल मत उतारो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं सबसे स्पेशल हूँ। और हमेशा लोगों के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और हमेशा दूसरों को अपनी दया दिखाना चाहिए, और हमेशा जरूरतमंदों की हेल्प करना चाहिए। उंगलियों से खेलते हुए और मासूमियत से मुस्कुराते हुए और वेल के नीचे स्माइल करते हुए छोटे विंग ने कहा। गुड जॉब मेरे बेटे, मेरा बेटा सच में बहुत होशियार है। बेटा, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए जो मैंने कहा है। विंग की माँ ने विंग को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा। यहाँ फ्लैशबैक का एंड होता है। माँ, मैं वो सब कुछ करने का प्रॉमिस करता हूँ जो कुछ भी तुमने मुझे सिखाया था, विंग ने अपने आंसू भरी आंखों से कहा। विंग को अपनी माँ की बहुत याद आती है, कैसे उसने अपनी माँ के जीवित रहने की कामना की थी। वो इतने दयनीय जीवन से गुजर सकता था, वो गुजर गया, लेकिन वो अपनी सौतेली बहन युंगसिक को खुश करने की कोशिश करता रहा। वो कभी भी समझ नहीं पाया कि उसकी सौतेली माँ और बहन उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसने हमेशा उनके साथ अच्छा बिहेव किया है, लेकिन उसने हमेशा उनसे मार ही खाई है। और उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसके पिता, जो कभी अपनी माँ की मृत्यु से पहले उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके माँ के जाने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया और उसके पिताजी अब उससे प्यार भी नहीं करते। माँ, तुमने मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों छोड़ दिया? विंग ने अपने मन में सोचते हुए रोने लगा। प्लीज मास्टर, प्लीज आप शांत हो जाओ। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन अभी आप बहुत कमजोर है। आपको जल्दी से ठीक होने के लिए आपको अपना रोना बंद करना होगा, विंग ने लगभग अपने आंसुओं में कहा, क्योंकि उसने अपने मास्टर को इससे पहले कभी भी रोते हुए नहीं देखा। उसका मास्टर हमेशा डांटे जाने पर भी मुस्कुराता है, यहाँ तक कि हर कोई उससे इंसल्ट करता है और उसे फैमिली के मेंबर के रूप में भी नहीं देखा जाता। ये सब मालूम होते हुए भी विंग सिर्फ मुस्कुराता रहता है। यहाँ एम्पीरियल पैलेस में। वांगजी गग्गा, आप इन कपड़ों में कहाँ जा रहे हो? और मुझे ये मत बताओ कि आप किसी को मारने जा रहे हो, वांगजी के 16 साल के भाई ने पूछा। वांगजी ने एक ब्लैक कलर के रोब्स पहने हुए थे। इन रोब्स में देखकर कोई भी ऐसा सोचेगा कि वो मर्डरर है। उसका पर्सनल बॉडीगार्ड जो उसके बगल में खड़ा था, ये सुनने के बाद वो भी हंसने लगा, जिससे ईबो ने उसे एक चकाचौंध से देखा। वो बॉडीगार्ड तुरंत रुक गया और नीचे झुक गया। लेकिन तोबाजुन ने ही कहा है कि मैं इस कपड़ों में अच्छा दिखता हूँ और मैं इन कपड़ों के साथ बाहर जा भी सकता हूँ, वांगजी ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा, जो उसे अजीब तरह से घूर रहा था। दागे, मुझे ये मत बताना, तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड तोबाजुन भी बहुत स्टूपिड है और उसमें फैशन की कोई समझ भी नहीं है। उसके छोटे भाई सिचेन ने आंखें मूंदते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि एम्परर बेवकूफ है? वांगजी ने अपने छोटे भाई की ओर देखते हुए कहा, जो ये सुनकर तुरंत वहाँ से भाग गया
और ईबो के पर्सनल बॉडीगार्ड तोबाजुन के पीछे छुप गया। भाई, मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। अगर आपने मुझे पनिशमेंट दे दी तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप सच में स्टूपिड है। सिचिन ने अपनी जीभ बाहर दिखाते हुए और हंसते हुए कहा। सिचिन की बातों से वांगजी अवाक रह गया। वांगजी कुछ बोलने की कोशिश करते हुए अपनी उंगली सिचिन की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे। वांगजी ने अपने मैनरलेस छोटे भाई की हेल्प से अपने कपड़े चेंज किए और अपने बॉडीगार्ड तोबाजुन के साथ वहां से चला गया, जबकि डार्क गार्ड उनके पीछे थे और छुपते हुए उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। आज एम्परर वांगजी ने अपना मुखौटा नहीं पहना है, इसीलिए किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो कौन है। हाय वेनिंग। वेनिंग के पीछे से एक आवाज सुनाई दे दी। वेनिंग जो अपने मास्टर के लिए दवा तैयार कर रहा था। आवाज के कारण वो डर के मारे कूद गया, लगभग सीधे आग की ओर गिर गया, लेकिन तोबाजुन ने उसे जल्द ही पकड़ लिया। तोबाजुन ने अपनी पकड़ वेनिंग पर कस ली। इस वजह से वेनिंग शर्मिंदा हो गया और शर्माने लगा, लेकिन तुरंत रुक गया और उन लोगों की ओर देखने लगा। उसके मास्टर ने कहा था कि कभी भी अजनबियों पर भरोसा मत करना, क्योंकि वे हमेशा अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन बाद में वो हमेशा चेंज होते हैं। वेनिंग को उसके मास्टर की कही हुई बात याद आई। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम क्या है? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? छोटे वेनिंग ने पीछे की ओर जाते हुए कहा। वेनिंग के सवाल का जवाब वांगजी नहीं दे पा रहा था। हम तुम्हारे मास्टर के फ्रेंड हैं, क्या हम उसे देख सकते हैं? तोबाजुन ने अपने एम्परर की हेल्प करते हुए जवाब दे दिया, जो पूछताछ से नफरत करता है और उससे ज्यादा बात करनी अच्छी नहीं लगती। लिटिल वेनिंग, तुम सच में लकी हो। अगर मैं यहाँ आया नहीं होता तो तुम्हारा बयान पूरा होने से पहले ही तुम मर चुके होते। तोबाजुन ने अपने मन में सोचा, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे मास्टर के कभी भी दोस्त नहीं थे और आपको बैडमैन होना चाहिए। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि कभी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा मत करो। वेनिंग ने उन्हें सस्पिशियस नजर से देखते हुए कहा। इन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वेनिंग ने अपने मन में सोचा। जबकि दूसरी ओर वांगजी अपने बिलो के बारे में सुनकर अंदर से मुस्कुराने लगा। हाँ ग्रेट हंगवांगजुन, आपकी वाइफ भी बहुत ग्रेट है और एम्प्रेस कभी भी अजनबियों पर भरोसा नहीं करती है। वो मेरे क्वीन के रूप में सच में शोभा देता है। वांगजी ने कुराते हुए और अपने आप को फुसफुसाते हुए कहा। डार्क गार्ड ने बहुत क्लियर सुना कि उसके एम्परर ने क्या कहा है और ये बात सुनकर वो भी शर्मा गया। वेनिंग, मैं ही हूँ जिसने फिजिशियन को यहाँ भेजा था जब विंग घायल था। मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि अब वो कैसा है और ये मेरा भाई तोबाजुन है, वांगजी ने कहा। और भाई के नाम से तोबाजुन और डार्क गार्ड दोनों डर से कांप रहे थे। ओ, तो आप वही है। आओ मेरे पीछे आओ, वेनिंग ने कहा। मास्टर, कोई आपको देखने के लिए यहाँ आया है, वेनिंग ने कहा। प्लीज उन्हें अंदर आने दो, विंग ने कहा। भले ही उसकी आवाज कमजोर हो, लेकिन ये हमारे वांगजी के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है और प्यारी भी। हाय विंग, मेरा नाम लैंजन है और ये मेरा भाई तोबाजुन है, वांगजी ने कहा। तोबाजुन और डार्क गार्ड फिर से एक बार चकित हो गए कि उनके एम्परर को ऐसा नाम कहाँ से मिल गया। मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, मैं सच में आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके एहसान को कैसे चुकाना है, विंग ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा। ओ, ये स्माइल तो मुझे पागल कर रही है। भले ही मैं उसका फेस क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझ पर धिक्कार है, वो बिल्कुल सही है, वांगजी ने अपने मन में सोचा। विंग, तुम जल्द ही ठीक हो जाना, ये मुझे चुकाने से भी कई ज्यादा है, वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये उसकी पहली स्माइल है जिससे वो अपने दिल से सच में मुस्कुरा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि उसकी आंखों में प्यार पूरी तरह से बदल गया है। आप इस तरह के हंसते हुए एम्परर हंगवांगजुन को देखकर आप ये कभी भी नहीं कह सकेंगे
कि ये फेमस क्रूर एम्परर हंगवांगजुन है। वे शाम तक बातें करते रहे। शाम होने के बाद वांग जी अपने बॉडीगार्ड तोबाजुन के साथ वहाँ से चला गया और वो सच में अपने बिलो के साथ टाइम बिताकर बहुत खुश था। और वांग जी को ये सब धीरे धीरे लेने की जरूरत है, क्योंकि सही समय आने पर उसे अपनी पहचान विंग को बतानी होगी। और दूसरी ओर विंग पहले से बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। उसने आज 2 दोस्त बनाए। वे भरोसेमंद लग रहे थे और विंग उनसे दोबारा मिलने और बातचीत करने का इंतजार नहीं कर सकता। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।